लिए प्रोफेसर मंजू बागमार का स्वागत करें। धन्यवाद। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हेतु मैं कॉन्क्लेव निदेशक प्रोफेसर मंजू बागमार मैडम से स्वागत भाषण के लिए अनुरोध करती हूं। लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के मास्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्राम द्वारा आयोजित 2 दिवसीय लीडरशिप कॉन्क्लेव 2023 के उद्घाटन सत्र में हमारे गणतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ संसद और विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री ओम जी बिरला साहब एवं डॉक्टर सीपी जोशी साहब, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर IV त्रिवेदी साहब, महाविद्यालय के डीन प्रोफेसर PK सिंह साहब, कॉन्क्लेव के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर देवेंद्र श्रीमाली, विभिन्न कॉलेजों से पधारे हुए डीन, डायरेक्टर्स, फैकल्टी चेयरमैन, प्रोफेसर्स, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, मेरे शिक्षक साथीगण, प्रबुद्धजन, बुद्धिजीवी, शहर के गणमान्य नागरिकगण और राजनीतिक प्रतिनिधिगण, विश्वविद्यालय के विभिन्न कर्मचारीगण, मीडिया कर्मी एवं विश्वविद्यालय के गौरव प्यारे विद्यार्थियों, आज विश्वविद्यालय के इतिहास में एक ऐतिहासिक पल है जब मंच पर एक साथ दो ख्यातिनाम हस्तियां विराजित है। लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला साहब, आपने भारतीय लोकतंत्र के विभिन्न आयामों पर अपने गहन ज्ञान द्वारा नेतृत्व और अमूल्य योगदान दिया है। आपने अपने संवैधानिक कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न मुद्दों पर अग्रणी भूमिका का निर्वहन किया है। आपके कुशल संवैधानिक प्रशासक तथा लोकतंत्र प्रहरी के रूप में आपकी समझ, नैतिकता, विश्वसनीयता का सर्वमान्य सम्मान है। आपका आगमन हमारे इस सम्मेलन को एक विशेष महत्वपूर्णता प्रदान करता है। हमारे मध्य राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर CP जोशी साहब, आपके आदर्श प्रशासन एवं तकनीक और नीतिगत ज्ञान हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। आपका अपने ही विश्वविद्यालय में हमें स्वागत करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है। आपकी उपस्थिति इस सम्मेलन को गरिमापूर्ण बना रही है। ऐसी महान हस्तियों का स्वागत करते हुए अत्यंत हर्ष के साथ संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। सर, आपके विचारों से प्रेरणा प्राप्त करते हुए हम नए समृद्धिशील भारत के निर्माण के लिए अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। साथ ही हम अभिनंदन करते हैं विश्वविद्यालय के ऊर्जावान कुलपति महोदय प्रोफेसर IV त्रिवेदी साहब। आप हमेशा विश्वविद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। आपने इस कार्यक्रम का निर्देशन कर ये भव्यता प्रदान करी है। महाविद्यालय के अधिष्ठाता प्रोफेसर PK सिंह साहब, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हर संभव सहायता दी है। साथ ही इस कार्यक्रम के कर्णधार डॉक्टर देवेंद्र श्रीमाली का भी अभिनंदन करती हूँ, जिसके अथक प्रयासों से ये कार्यक्रम संभव हो पाया है। इस नेतृत्व सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय नेतृत्व के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करना और साझा समाधान ढूंढना। हम यहाँ इस मंच पर इसलिए एकत्रित हुए हैं ताकि हम सभी मिलकर उन चुनौतियों का सामना कर सकें और उसके लिए नवाचार तलाश कर सके। यह सम्मेलन हमारे शिक्षाविदों और हमारे सामाजिक राजनीतिक प्रतिनिधियों के बीच में विचारों और विज्ञान का मंच है। यह हम सभी एक साथ मिलकर राष्ट्र के विकास और समृद्धि के लिए सशक्त नेतृत्व की दिशा में मिलकर चर्चा करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ और एक बार पुनः मैं आप सभी पधारे हुए अतिथियों का विश्वविद्यालय के इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। जय। आपका बहुत बहुत आभार मैडम, इस कार्यक्रम को ऊर्जावान शुरुआत देने के लिए। I now request Dr. Devendra Shrimali, Organizing Secretary of this Leadership Conclave 2023, to kindly introduce the theme of the conclave. नमस्कार। भारतीय लोकतंत्र के सबसे महान प्रतीक
लोकसभा में अपने नेतृत्व कौशल, अपने दृढ़ निश्चय और अपनी कार्यकुशलता से संपूर्ण राजस्थान के मान में बढ़ोतरी करने वाले माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, विचारों में स्पष्टता और अपने विजन में स्पष्टता लिए अपनी अनूठी नेतृत्व शैली के लिए संपूर्ण राजस्थान में प्रसिद्ध मेवाड़ की शान बढ़ाने वाले राजस्थान विधानसभा के माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी साहब, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर आईवी त्रिवेदी सर, अधिष्ठाता प्रोफेसर पीके सिंह साहब, इस कॉन्क्लेव की डायरेक्टर और छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रोफेसर मंजू बागमार मैडम, ज्ञान और प्रकाश के इस कक्ष में विराजमान राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक जगत के आप सभी महानुभाव, शोधार्थियों एवं छात्रों, आज एक ऐसे विषय पर लीडरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है जो निश्चित रूप से भारत के भविष्य का निर्धारण करेगा। भारतीय मनीषा लीडरशिप के संदर्भ में सदैव यह कहती आई है कि अयोग्य पुरुषः नास्ति योजकस्य तत्र दुर्लभ। ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो अयोग्य हो या जिससे काम न लिया जा सकता हो। यदि दुर्लभ है तो लीडर्स दुर्लभ है। और एक ऐसे समय में जब संपूर्ण विश्व संक्रमण के काल से गुजर रहा है, एक ऐसे समय में जब हम ऐसे ऑफिस स्पेस की ओर बढ़ रहे हैं जहां लीडर्स को मानव और मशीन दोनों का नेतृत्व करना होगा, हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां डीप नेट वेबसाइट्स और सुपर इंटेलिजेंट मशीन्स सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की कुव्वत रखती हो। एक ऐसे शिक्षा जगत की ओर बढ़ रहे हैं जहां एक तरफ वो वर्ग हैं, वो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास आधारभूत सुविधाएं हैं, जो डिजिटली कनेक्टेड हैं और डिजिटली एम्पावर्ड हैं, वहीं दूसरी ओर वो विद्यार्थी हैं जो आधारभूत सुविधाओं के अभाव में इस दौर से पीछे रह जाएंगे। संभवतया वो रूटीन जॉब की तैयारी करेंगे और जब तक वो जॉब के लिए तैयार होंगे तब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन रूटीन जॉब्स को लील चुका होगा। साथियों, ये समय मिलकर के इस विषय पर डेलिबरेशन करने का है कि 2030 तक आते आते यदि ये सभी सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक अपेक्षाएं, मान्यताएं बदल जाएंगी तो ऐसे में सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक और आर्थिक जगत के जो लीडर्स हैं वो किस प्रकार इन चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। इस कॉन्क्लेव में 3 महत्वपूर्ण थीम के ऊपर विचार विमर्श होगा। पहली थीम है लीडरशिप ऑफ द फ्यूचर, जिसके ऊपर माननीय लोकसभा अध्यक्ष एवं माननीय विधानसभा अध्यक्ष अपनी बात रखेंगे। इसके बाद रीडिफाइनिंग द फ्यूचर ऑफ वर्क, जिसके ऊपर शिक्षा जगत और कॉर्पोरेट जगत के लीडर्स अपनी बात रखेंगे। और अंत में मैनेजिंग जनरेशन जेड, जिसके ऊपर शिक्षा जगत और आर्थिक जगत के लोग अपनी बात रख करके एक रोड मैप, एक फ्रेमवर्क देने का प्रयास करेंगे। 2037 तक आते आते यूएनएफआरसी की रिपोर्ट है कि भारत एक ऐसा देश है जो 2030 और 2030 के बाद भी सबसे युवा मुल्क होगा। तो आप मान करके चलिए, इन सभी परिवर्तनों का बैटल ग्राउंड और कुछ नहीं और कोई नहीं, यही भारत होगा, क्योंकि हम देश की 1/5 जनसंख्या है और 2030 के बाद भी हम सबसे बड़े ऐसे देश होंगे जहां पे युवा कार्य करने वाले लोग हैं। ऐसे में यह आवश्यकता है हम सभी को कि इस मिलकर इन आने वाली चुनौतियों का समाधान ढूंढें। इस बात के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि आज जब कॉन्क्लेव के लिए मैं घर से निकला, उससे पूर्व यहाँ के पास के एक जनजाति गोगुंदा क्षेत्र के बगड़ुंदा गांव के एक पूर्व सरपंच का मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आया, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि इतने परिवर्तन हो रहे हैं तो क्या इन परिवर्तनों से आय के साधन भी बदल जाएंगे, क्या हमें आय के नए स्रोत ढूंढने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि आज निचले स्तर तक जो जनप्रतिनिधि है वो इन बातों को लेकर के संवेदनशील है कि आने वाला समय कैसा होगा। केवल आवश्यकता इस बात की है कि हम सभी क्षेत्र के उन लीडर्स को सेंसिटाइज करें। आप सभी का आभार, धन्यवाद। कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य से अवगत कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे मध्य हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सीपी जोशी जी, माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा उपस्थित हैं। मेरा महोदय से विनम्र अनुरोध है कि कृपया आप अपने संबोधन से सभा को अनुग्रहित करें।
आज के समारोह के मुख्य अतिथि भारत की संसद के अध्यक्ष सम्माननीय ओम बिरला जी, मंच पर बैठे हुए विश्वविद्यालय के उपकुलपति जी प्रोफेसर सिंह, मैम मंजू आगमार जी, सीमाली जी, उपस्थित अतिथिगण, प्यारे विद्यार्थियों, मैं इस विश्वविद्यालय का विद्यार्थी होने के नाते माननीय ओम बिरला जी आपका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जिस टॉपिक पर आज हम डिस्कस करने के लिए आए हैं वो लीडरशिप और फ्यूचर। तो मेरा जो लीडरशिप का अंकुर है, जो ट्रेनिंग है, वो इसी विश्वविद्यालय में हुई थी और इसी विश्वविद्यालय में छात्र नेता के रूप में अपना मैंने राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया और राजनीतिक में जब मैं एंटर हुआ तब यहाँ के जो मेरे अनुभव हैं, उन अनुभवों के कारण मैं विधानसभा में विधानसभा सदस्य के रूप में और विधानसभा सदस्य के बाद मंत्री के रूप में, भारत सरकार में मंत्री के रूप में, राजस्थान में पार्टी के अध्यक्ष के रूप में, अखिल भारतीय पार्टी के महामंत्री के रूप में मेरे जो अनुभव हैं, उन अनुभवों के आधार पर मैं जो परिकल्पना कर रहा हूँ, पूरी परिकल्पना को बिरला जी मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। हमने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है। संसदीय लोकतंत्र में हमने यह संविधान में एंटीसिपेट किया है कि 3 आधार स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हम अमृत महोत्सव मना रहे, 75 साल हमारे हो गए हैं देश की आजादी को। मैं ये नहीं कहता कि जिस व्यवस्था के अंतर्गत हमने आजादी प्राप्त की और आज जो कुछ भी अचीव किया वो उल्लेखनीय है। आज दुनिया में जितनी प्रगति हुई, इस प्रगति में हमने भी भागीदारी बनाकर अपना स्थान बनाया, सत्य है। और संविधान के अंतर्गत जिस विधायिका की हमने कल्पना की थी, हमने आशा की थी कि जो फ्रेंचाइज नौजवान आदमी जो 18 साल का हो जाएगा वो मत देकर और अपने जनप्रतिनिधि को चुनेगा। और संविधान में हमने एनविसेज किया कि वो कौन से सब्जेक्ट हैं जो सांसद और लोकसभा डील करेगी, वो कौन से विषय हैं जो विधानसभा डील करेगी, और वो कौन से विषय हैं जो 73 और 74 अमेंडमेंट के बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और नगर पालिकाएं डील करेगी। ये हमने एनविसेज किया गया। और इसीलिए इस देश में हर 5 साल में चुनाव होते हैं और राजनीतिक पार्टियां अपने, ये एनविसेज किया गया है कि राजनीतिक पार्टियां अपने विचारधारा के आधार पर चुने हुए प्रतिनिधियों को चुनाव लड़ने का मौका देगी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो। संसदीय लोकतंत्र में एनविसेज किया गया है कि राजनीतिक पार्टियां अपनी वैचारिक विचारधारा के आधार पर उनके नुमाइंदों को जनता का सामने रखेगी और वोट मांगेगी और सत्ता में आने के बाद उन नीतियों को लागू करने का काम करेगी। पर विद द कॉन्स्टेंट कि संविधान में जो व्यवस्था उसके इतर जाकर हम काम नहीं करेंगे। संवैधानिक जो व्यवस्था है इस देश में, जो संविधान हमने बनाया है, उस संविधान के अंतर्गत ही चुनी हुई सरकारें अपनी नीतियां बनाकर देश का निर्माण करने का काम करेगी। और ये नीतियां बनाने के लिए हमने एमएलए और एमपी चुनने का काम किया। ये काम विधायिकाओं का है कि वो इस तरह का नेतृत्व दे कि जो एग्जीक्यूटिव है वो एग्जीक्यूटिव नीति बनाकर देश में प्रदेश का नेतृत्व करे। माननीय बिरला साहब, मेरा अनुभव कहता है इस देश में संसदीय लोकतंत्र में 130 करोड़ का देश, हम 545 सांसद चुने, हजारों के करीब विधायक चुने अलग अलग स्टेट्स में। और इस विधायिका का जो मूल काम है वो एक वॉचडॉग एजेंसी के रूप में विधानमंडल और लोकसभाएं चले। यदि एग्जीक्यूटिव जो निर्णय कर रही है, जो ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से नीति बना रही है, उन नीतियों की स्क्रूटनी करने का जो प्लेटफॉर्म है वो विधानसभा और लोकसभा है। अब कितने नौजवानों को यह मालूम है कि विधानसभाएं चलती कितने दिन? इस देश में एवरेज विधानसभाएं एक्सेप्ट एक्सेप्शन ऑफ केरला 20 और 25 दिन असेंबली चलती है। 20-25 दिन तक असेंबली चलती है। और हम एनविसेज करते हैं कि चुने हुए प्रतिनिधि वो जो क्वालिटी ऑफ पॉलिसी बना रहे हैं एग्जीक्यूटिव, उस पर स्क्रूटनी करेंगे, जनता की अपेक्षाओं के बारे में निर्णय करेंगे, और जो अपोजिशन में है वो नीतियों के बारे में वॉचडॉग की एजेंसी के रूप में काम करेंगे, जिससे वो नीतियां ठीक ढंग से लागू हो और जनता का ये काम कर सके। जब मान्यवर 25 दिन तक असेंबली चले और क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस है, उस पर वॉचडॉग करने का काम है, वो लोग जो जनता चुनकर जाती है, चुनती है जनप्रतिनिधि, यदि वो कम समय के अंतर्गत किस तरह की क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस को मॉनिटरिंग कर रही है, मुझे समझ में नहीं आता। इसलिए मेरा पहला प्रश्न यह है
किसी संसदीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी आधारशिला विधायिका है, उस विधायिका के कार्य क्षेत्र के संबंध में हमने संवैधानिक व्यवस्था नहीं की कि कितने दिन तक हाउस चलेगा। मैं भी, आप भी गए फॉरेन, मैं भी फॉरेन जाके आया, अलग अलग देश में जाकर मैं वहां वीक पर 3 दिन तक असेंबली पार्लियामेंट चलती है, वीक में डिस्कस होता है, हर वीक में उनकी मीटिंग होती है और निर्णय होता है कि वो देश की जो गवर्नेंस है उनकी नीतियों का हम स्क्रूटनी करें, उसमें कोई कमी है और खामी तो पॉइंट आउट करें और जिससे क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस एग्जीक्यूटिव ठीक ढंग से काम करे। एग्जीक्यूटिव और कार्यपालिका ये नियम और कानून बनाकर न्यायपालिका को अधिकार देती है। न्यायपालिका का स्वतंत्र अधिकार नहीं है, न्यायपालिका अपनी स्ट्रेंथ ड्राइव करती है पार्लियामेंट से और असेंबली के अंदर से करती है। तो न्यायपालिका एक तरफ, विधायिका और जो हमारी कार्यपालिका दूसरी तरफ। 70 साल का हमारा जो ये अनुभव है, वो ये अनुभव कहता है कि जो आगे आने वाली जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के जिस नेतृत्व की हम कल्पना कर रहे हैं, वो नेतृत्व यदि आने वाले समय में विधानसभा और लोकसभा में जिस तरह की नीतियां बना रही हैं, उन नीतियों के बारे में चर्चा नहीं करेगा, क्वालिटी ऑफ नीतियां नहीं बनेगी, तो आगे आने वाले समय में हम दुनिया के सामने खड़े होने की स्थिति में नहीं होंगे। आज तो हमने जो कुछ भी अचीवमेंट किया वो ठीक है, पर क्या कम हमने एक अचीवमेंट किया, सोचा हमने कि कोरोना आएगा, कोरोना आने के बाद 2 साल तक स्कूल बंद रहेंगे, 2 साल तक कॉलेज बंद रहेंगे। जिनके माँ बाप पढ़े लिखे थे उन बच्चों ने तो अपने बच्चों को मोबाइल के आधार पर पढ़ाई करने का काम किया, जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं थे उनके बच्चों को पढ़ाई करने का काम किसने करा? क्या कभी विधानसभा में डिस्कस हुआ? कभी क्या लोकसभा में डिस्कस हुआ है? ये 2 तरह के बच्चे जो आ गए इस क्लास के अंतर्गत, वो आगे जाकर किस तरह का देश का निर्माण करेंगे, इस नीति की चर्चा न विधानसभा में हुई न लोकसभा में हुई। और हम कल्पना कर रहे हैं कि आने वाली सदी में हमारे यहाँ जो लोग लगेंगे वो क्वालिटी ऑफ लीडरशिप लेंगे और ऐसा नेतृत्व करेंगे कि दुनिया में आने वाले का मुकाबला कर सकेंगे। मेरी अपनी शंकाएं हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले फ्यूचर लीडरशिप को यदि हमें आइडेंटिफाई करना है तो पॉलिटिकल पार्टीज का रोल सबसे इंपॉर्टेंट। इस देश में पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, उन पॉलिटिक्स पार्टी का यह जरूरी है हम जनता को पॉलिटिकल एजुकेट करें। हम जनता को पॉलिटिकल एजुकेट नहीं कर रहे हैं, हम पॉलिटिकल एजुकेट नहीं कर रहे हैं, हम इश्यूज के आधार पर नीति बनाकर जनता के सामने अल्टरनेट नहीं दे रहे हैं कि यदि मेरी पार्टी शासन में आएगी तो मैं शिक्षा नीति में ये परिवर्तन करूंगा, ये जो गैप हो गया है इस गैप को कंपेंसेशन करने के लिए क्या काम करूंगा, कौन सी शिक्षा नीति में परिवर्तन करना पड़ेगा, किस तरह की एसटीसी और बीएड के करिकुलम में परिवर्तन करना पड़ेगा, ये चर्चा करने का काम है। आज दिन तक मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा का समय नहीं देखा। हमने आज दिन तक किसी पॉलिटिकल पार्टी को एजेंडा को नहीं समझा हमने कि फ्यूचर जिस तरह का आने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद जो नई विधा आने वाली है, जिस विधा में बैठकर आपकी सारी चीजें वो स्वयं मशीन अपने सबकी कल्पना कर देगी। आपको डिबेट लिखनी हो, आपको कोई बात करनी हो, उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। वो आप मेरे गूगल के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो नई विधा है वो सब चीजें करके आपको दे देगी। ह्यूमन आदमी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब हम इसका ये कल्पना करके देश को आगे बढ़ाने का काम करना चाहते हैं तो हम किस तरह की क्वालिटी ऑफ लीडरशिप बनाना चाहते हैं? क्या हम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को तैयार कर रहे हैं? क्या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जानता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होगी? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से विनियम को कैसे नहीं परिवर्तन करना पड़ेगी? और आर वी प्रिपेयरिंग दी यंग जनरेशन ये लीडरशिप जो इग्नोरेंस होकर पॉलिटिकल लीडरशिप करेगी? ये बड़ी चुनौती देश के सामने खड़ी हो जाएगी। इसलिए आज ज्यादा आवश्यकता है 75 साल बाद हम अपने आप को रिव्यू करें कि संसदीय लोकतंत्र का जो आउटपुट हो रहा है उस संसदीय लोकतंत्र के आधार पर क्वालिटी ऑफ पॉलिसीज को यदि स्क्रूटनी करने का प्लेटफॉर्म है तो वो विधानसभा है, लोकसभा है। कानून में परिवर्तन करना पड़े, संविधान में परिवर्तन करना पड़े, नंबर ऑफ डेज डिस्कशन के ज्यादा होने चाहिए जिससे उस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का काम ठीक हो सके। पॉलिटिकल पार्टी के अंदर नियम और कानून में परिवर्तन करना पड़ेगा कि पॉलिटिकल पार्टी में लीडरशिप करने के लिए किन लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। आज कोई आदमी एमएलए नहीं बन सकता, आज कोई आदमी एमपी नहीं बन सकता, पॉलिटिकल पार्टी का नॉमिनी बनना पड़ता पहले उसे। कोई पॉलिटिकल पार्टी जब तक उसको टिकट नहीं दे तब तक जनता के पास वोट जाकर वो काम नहीं कर सकता। इस देश में इंडिपेंडेंट आदमियों की जीतने की संभावना अब नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी जीत कर आएगी तो पॉलिटिकल पार्टी का जो आदमी नॉमिनी होने वाला है वो नॉमिनी कौन किस आधार पर बनेगा? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, नॉलेज या जाति धर्म के आधार पर नॉमिनी बनेगा? यदि वो नॉमिनी इस तरह का बनेगा तो फिर क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस की पॉलिसी नहीं बन सकती। और क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं बनेगी तो हम जो चुनाव करके यदि देश में नेतृत्व करने का काम करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि वो क्वालिटी को इम्पीड करेगा और रोकेगा कहीं कहीं। इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता है फ्यूचर लीडरशिप में ये निश्चित करना पड़ेगा कि हमने पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में ये परिवर्तन नहीं किया है। टू हुम टू रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। तब तक जब हम गवर्नेंस करने का काम कर रहे हैं
मैं समझता हूं कि हम देश के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। इस चुनौती को फ्यूचर के सामने समझने की आवश्यकता है। यही नहीं, इसके साथ एक चीज और समझने की आवश्यकता है कि आज जो इलेक्शन जो हो रहे हैं उनको भी ठीक ढंग से समझे, मुझे अन्यथा न लें। इस देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं चल रही है। इस देश में सेमी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चल रही है। इस देश में सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ गया। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं, सब जो हमारे विद्यार्थी बैठे उनको कहना चाहता हूं, कभी आपने एनालिसिस किया है इस देश में लोकसभा के चुनाव होते हैं तब किस पार्टी को कितना वोट मिलता है, उसी पार्टी को असेंबली में कितना वोट मिलता है? कभी आपने एनालिसिस किया है? इस देश में एक अजीब स्थिति बन गई है। पार्लियामेंट के चुनाव में प्राइम मिनिस्टर का जो कैंडिडेट जो होता है, जो प्रोजेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, परसीव जिसको पब्लिक करती है कि पोटेंशियल प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट एक नहीं है, उस प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के पार्टी को ऐसे ही 8 से 10% वोट का एडवांटेज, तो दूसरे पार्टी के एडवांटेज नहीं है। जब तक पब्लिक उसको परसीव नहीं करती कि पोटेंशियल प्राइम मिनिस्टर का राइवल डिजर्व करता है नहीं करता है, तब तक जिसको लोगों ने मान लिया है उसको 8-10% का एडवांटेज है। पर वही व्यक्ति, वही पार्टी असेंबली में वोट ट्रांसफर नहीं करवा पा रही। प्लीज अंडरस्टैंड इट। एक नई चीज हो गई इस बात में। और इसी तरह की स्थिति स्टेट में बन गई है। स्टेट में जो चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्टेड है, वो पार्टी जिसको परसीव कर रही है, उसको पब्लिक जो परसीव कर रही है कि डिजर्व टू बी चीफ मिनिस्टर, उस पार्टी को एडेड एडवांटेज है। और जिस पार्टी का कैंडिडेट भी परसीव पोटेंशियल चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट जनता नहीं मानती है, तो उस पार्टी को उतना डिसएडवांटेज। इसका मतलब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में 75 साल में एक नया ट्रेंड स्थापित हो गया है। इस नए ट्रेंड में असेंबली के वोट फिक्स हैं और पार्लियामेंट के वोट फिक्स हैं, पर फ्लोटिंग वोट असेंबली और पार्लियामेंट में बदल गए हैं। Who is the potential chief minister of the candidate? Who is the potential candidate of the prime minister? That is determining the political outcome of this political debate. ये जब तक आप नहीं समझेंगे, तब तक जो लोगों की जो भावना है, जो परिलक्षित हो रही है, उसको ठीक ढंग से हम एनालिसिस नहीं करेंगे, तो फ्यूचर लीडरशिप के संबंध में हम व्यक्ति की कल्पना कर सकते हैं, पर पॉलिटिकल पार्टी को भी समझना पड़ेगा कि हमारा पोटेंशियल कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर के लिए वोट ले सकता है, पर वो उतना ही वोट पार्टी का असेंबली के अंदर ट्रांसफर नहीं कर सकता है। तो ये इस बात का इंगित करता है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में भी कहीं न कहीं नए सिरे से सोचने की आवश्यकता है। ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमने अडॉप्ट किया है, क्या स्टेट में भी हम प्रेसिडेंट सिस्टम लागू करें? क्या सेंटर में भी हम प्रेसिडेंट सिस्टम लागू करें? क्या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को बदलने की आवश्यकता है? इस संबंध में हम चर्चा नहीं करेंगे तो पोटेंशियल फ्यूचर लीडरशिप भी हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर पाएंगे। और हम एक ऐसे इमेजरी वर्ड के बारे में कल्पना करेंगे जिस कल्पना के लिए आज के डेट में हमारे पास संभावना नहीं है। क्योंकि 75 साल पहले किसने कल्पना की थी कोरोना आएगा? किसने कल्पना की थी कोरोना के लिए स्कूल बंद करना पड़ेगा? किसने कल्पना की थी फैक्ट्री बंद करना पड़ेगा? ये कभी कल्पना ही नहीं की थी। और इनको एड्रेस करने के लिए सरकारें क्या करेगी, ये भी हमने कल्पना नहीं की। आज नए सिरे से जो पोटेंशियल चीजें आने लगी है, उसको डिस्कस करने के लिए असेंबली और पार्लियामेंट यदि रिलेवेंट प्लेटफॉर्म नहीं बनेंगे तो लोगों का संसदीय लोकतंत्र में विश्वास उठ जाए। इसे मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। मुझे खुशी है कि माननीय ओम बिरला जी के साथ मुझे भी अलग अलग विधानसभा के जो हमारे अध्यक्ष हैं उनकी मीटिंगों में जाने का मौका मिलता है। और मैं कोशिश करता हूं कि जो मेरा अनुभव है, तो मैं बहुत छोटी उम्र में एमएलए बन गया था 1980 में। आज मेरी उम्र 73 है। मेरे को करीब 40-43 साल का अनुभव है। मैं एमएलए भी रहा, विरोध का एमएलए भी रहा, सरकार का एमएलए रहा, सरकार का मंत्री भी रहा। और आज मैं विधानसभा के स्पीकर के रूप में मैं महसूस करता हूं कि आज स्पीकर की कोई, कितने आदमी को मालूम है कि स्पीकर की कोई ओथ नहीं होती। कॉन्स्टिट्यूशन में एमएलए की ओथ प्रिस्क्राइब्ड है, चीफ मिनिस्टर की ओथ प्रिस्क्राइब्ड है, स्पीकर की कोई ओथ प्रिस्क्राइब नहीं है। स्पीकर से एंटिसिपेट किया गया है कि जिस पार्टी, रूलिंग पार्टी जिसका बहुमत है, उसका वन ऑफ द नॉमिनी विल बी द स्पीकर। और उनसे एंटिसिपेट किया गया है कि वो आदमी ईमानदारी से हाउस चलाए, डेलिब्रेशन करे, नियम और कानून के अंतर्गत नियम करे। यही नहीं, उसको क्वाजी जुडिशरी पावर दे दी है, डिस्क्वालीफाई करने का अधिकार है। वो अधिकार भी है जो असेंबली के स्पीकर को है। अब आप असेंबली के स्पीकर एक पार्टी का आदमी चुनकर स्पीकर का उत्तरदायित्व नाम करे और वो रोल मॉडल नहीं बने, तो फिर वो इफेक्टिव असेंबली और पार्लियामेंट नहीं चला सकते। इसलिए स्पीकर की भूमिका भी आज इस तरह की भूमिका हो गई है। उस स्पीकर की भूमिका को हम किस तरह से रीडिफाइन करें जिससे क्वालिटी ऑफ डिबेट ठीक ढंग से हो सके। और जो हमें जिस तरह का हमने संविधान में एनयूसेज किया गया है कि विधायिका स्क्रूटनी करेगी एग्जीक्यूटिव के निर्णय को, और एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल होगी विधायिका की, और विधायिका अकाउंटेबल होगी जनता की। और यही कारण है कि जनता के चुनने के बाद जनता के जो नॉमिनी बन जाते हैं, उन पर चुनाव करने वाले आदमियों को अधिकार नहीं होता है। वो तो आदमी बन जाते हैं मुनीम, और वो बन जाता है मालिक। और वो एक दल देखता है मुनीम तो राज कर रहा है, मालिक बैठ के घूम रहा है। इस देश में लोकतंत्र में वो जो मुनीम है उसको तो मुनीम बनना पड़ेगा और मालिक को मालिक बनना पड़ेगा। और विधायिका को अपना काम ठीक ढंग से करना पड़ेगा, जिससे क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस ठीक ढंग से हो, तब जाकर हम देश को और अच्छी ढंग से मजबूत कर सकेंगे। ये कहते साहब मुझे खुशी है, इस सिस्टम में हमने बहुत कुछ अचीव किया है, पर इस देश में पोटेंशियल है।
इस देश में विविधता है, इस देश में अलग अलग लोग, अलग अलग संस्कृतियों समाज को मानने वाले हैं। उन सब का उपयोग लेकर हम दुनिया में ताकतवर बन सकते हैं। दुनिया में हमने बताया है और मैं आशा करता हूं कि इस सदी में हम अपने और क्षमताओं को वृद्धि करेंगे और दुनिया का नेतृत्व कर सकेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं एक बार विश्वविद्यालय के हमारे जो फैकल्टी के मेंबर उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और माननीय बिरला जी आपका स्वागत करता हूं और मुझे बहुत खुशी है कि आपके साथ मुझे एक प्लेटफॉर्म शेयर करने का मौका मिला और एक विधायक के भूमिका के मैं अपने अनुभवों का आपके साथ शेयर कर सका और आप और हम आशा करते हैं कि जो फ्यूचर लीडरशिप of देश की और प्रदेश की होगी वो इन चुनौतियों का मुकाबला कर प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने का काम करेगी। धन्यवाद, नमस्कार। महोदय, सम्मेलन आपकी संसदीय शासन के 3 स्तंभों एवं नीति निर्माण और उसकी गुणवत्ता का विधायिका के अध्यक्षों का इस कार्य में क्या महत्व है, इस पर टिप्पणी एवं भविष्य के नेतृत्व की क्या आवश्यकता है, इस पे अमूल्य टिप्पणियों के लिए आपका कृतज्ञ है। हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी को सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करने का अवसर हमें प्रदान हुआ है। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया आप लीडरशिप ऑफ द फ्यूचर, भविष्य के नेतृत्व विषय पर सभा को संबोधित कर हमें अनुग्रहित करें। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के लीडरशिप कॉन्क्लेव 2023 के समारोह में राजस्थान विधानसभा के माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर सीपी जोशी साहब, इस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर श्री IV द्विवेदी जी, इस विद्यालय के डीन PK सिंह जी, इस कॉन्क्लेव की निदेशक डॉक्टर मंजू बागमार जी, देवेंद्र श्री माली जी, यहां पर आए अलग अलग क्षेत्र के सभी विशिष्ट अतिथिगण, इस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर प्राध्यापक, मेरे नौजवान विद्यार्थी साथियों, उदयपुर की यह धरती वीरता, अद्भुत साहस, स्वाभिमान, त्याग और तपस्या की धरती है। जब मेवाड़ का नाम आता है तो निश्चित रूप से राजस्थान के हर वासी को गर्व होता है और इसीलिए राजस्थान की वीरता और शूरता की, त्याग, तपस्या, आध्यात्मिक धरती में इस मेवाड़ के वजह से पहचान बने के बहुत बड़ा योगदान इस महाराणा प्रताप की धरती का है। आप सबका सौभाग्य है कि आप इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं और मुझे खुशी है माननीय मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब, जिनका राजस्थान के नवनिर्माण में बड़ा योगदान रहा, राजस्थान के सामाजिक, आर्थिक, वैचारिक रूप से परिवर्तन में बहुत बड़ा योगदान रहा, उनके नाम से विश्वविद्यालय है और विश्वविद्यालय उनके नाम से होने के कारण उनके जीवन दर्शन से, उनकी राजनीतिक नेतृत्व क्षमता से निश्चित रूप से हम सबको एक नई दिशा मिलती है और इसी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे, यहां प्रोफेसर रहे
और सीपी जोशी साहब को एक लंबा राजनीतिक अनुभव है। राज्य की विधानसभा का अनुभव है, संसद का अनुभव है, मंत्री परिषद के रूप में, राज्य के मंत्री परिषद के रूप में, केंद्रीय मंत्री परिषद के रूप में, राज्य के संगठन के रूप में, केंद्र के संगठन के रूप में एक लंबा अनुभव है उनका। और हमारे पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के हमारी चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी के एक सदस्य हैं और समय समय पर अपने बेबाक विचार, संसदीय लोकतंत्र, उसकी भूमिका के बारे में वह तटस्थ रूप से अपने विचारों को रखते रहते हैं। और जीवन में राजनीतिक क्षेत्र के अंदर विचारों को रखना, चर्चा करना, संवाद करना, अपने विचारों की अभिव्यक्तियों के माध्यम से देश की जनता को बताना और इन्हीं विचारों के माध्यम से एक दिन परिवर्तन होता है। और हमारे आजादी के पहले हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए, कितने लोगों ने बलिदान दिया, कुर्बानियां दी, कितने नौजवानों ने अपनी जवानी दी। और एक लंबे संघर्ष के बाद जब आजादी मिली तो आजादी के पहले हमारे विचारों में लोकतंत्र था और इस जनमानस को विचारों के माध्यम से ही जन आंदोलन बनाकर हमने आजादी प्राप्त की। और इसीलिए भारत के जनमानस के अंदर, उनके विचार में, उनकी कार्यशैली में, कार्य संस्कृति के अंदर हमेशा लोकतंत्र रहा है। लोकतंत्र विचारों का आदान प्रदान करना, चर्चा करना और चर्चा संवाद के बाद जो निर्णय होता है उसको सर्वसम्मति से मानना। और जब आप प्राचीनतम लोकतंत्र को पढ़ेंगे तो जो भी लोकतंत्र के उदाहरण हैं उनमें आपको लगेगा कि आजादी के पहले गांव के अंदर, ग्राम सभाओं में, कमेटियों के अंदर इस तरीके की लोकतंत्र की व्यवस्थाएं थी। और इसीलिए इतने बड़े जनमानस को जन आंदोलन में पकड़ने के लिए लोकतंत्र की भूमिका उस समय भी रही थी कि चर्चा संवाद करना, लगातार लोगों को विचारों को सम्प्रेषण करना। और आज भी आजादी के बाद इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमने इस लोकतंत्र के माध्यम से ही भारत में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन किया। और उस लोकतंत्र में नेतृत्व की विशेष भूमिका रहती है। और विशेष रूप से जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति होता है वो किसी भी क्षेत्र में हो, वो राजनीतिक क्षेत्र में भी हो सकता है, सामाजिक क्षेत्र में भी हो सकता है, युद्ध के मैदान में हो सकता है, सेनापति के रूप में हो सकता है, अपने मैनेजमेंट में हो सकता है, अपने कार्य क्षेत्र में हो सकता है। हर क्षेत्र में नेतृत्व की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और जहां कुशल नेतृत्व रहा, जहां नेतृत्व में कुशलता रही, दूरदर्शिता रही, समय पर निर्णय करने की क्षमता रही, नैतिकपूर्ण तरीके से चलने की दिशा की ओर चलते हुए उस समय की परिस्थितियों के अनुसार निर्णय करना, उसके कारण नेतृत्व की भूमिका हमेशा
हमारे समाज जीवन में रही है। और इसीलिए लीडरशिप हमारे जन आंदोलन का हमेशा हिस्सा रहा है। आप देख लें, कोई भी समस्या हो, कोई भी चुनौतियां हो, कोई भी आपदा हो, कोई भी संकट हो, हर चुनौतियों, आपदा, संकट या परिस्थितियों, अनुकूल हो, विपरीत परिस्थितियां हो, उस समय सही दिशा के अंदर सही समय पर सार्थक निर्णय करना, और वह नेतृत्व की बेखूबी होती है जिससे कि वह पूरी दिशाओं को परिवर्तन करने में सक्षम होता है। और ये तो महाराणा प्रताप की धरती आपने देखा होगा। महाराणा प्रताप को आज भी भारत में नहीं, दुनिया के अंदर आप चले जाएं, किसी भी देश में, सीपी जोशी जी, हम भी जाते रहते हैं, तो महाराणा प्रताप की शूरता, वीरता, साहसिक निर्णय, दूरदर्शिता, नेतृत्व की क्षमता, उनका त्याग, तपस्या, कितने वर्षों तक विचारों के रूप में लोगों के मन विचार में चलती है कि किस तरह कैसा नेतृत्व होगा कि आज उनकी नेतृत्व क्षमता के कारण हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व के अंदर भारत का गौरव सम्मान बढ़ता है। इसलिए अपने जीवन के अंदर हमेशा नेतृत्व क्षमता को डेवलप करना, यह आदमी, विशेष रूप से नौजवानों के अंदर ये कला होना चाहिए। और सही कहा श्रीमाल जी ने, सीपी जोशी साहब ने भी सही कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या प्रौद्योगिकी के अलग अलग प्लेटफॉर्म हो, उन प्लेटफॉर्म के अंदर कहीं ना कहीं हमारी जो स्वाभाविक नेतृत्व करने की क्षमता थी, हमारा चिंतन था, विचार था, उस चिंतन विचार में कहीं ना कहीं हम आत्मनिर्भर होने लगे। ये बात सही है। दो जीवन में इससे होते हैं, एक जानकारी होना, एक ज्ञान होना। जानकारी से कभी आदमी का नेतृत्व बहुत लंबे समय तक नहीं बढ़ता, लेकिन उसका जो ज्ञान है, उसका जो अनुभव है, उस ज्ञान अनुभव का लाभ से वह लंबे समय तक नेतृत्व कर सकता है। हमें इन सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से सब जानकारियां तो मिल जाएगी, जानकारी का दायरा हमारा बड़ा है। हम यहां बैठकर दुनिया को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, उनकी कल्चर को जान सकते हैं, उनके सामाजिक, आर्थिक हर क्षेत्र को जान सकते हैं। लेकिन हमारे ज्ञान और अनुभव का तो हमें अपना स्ववेग से, आंतरिक ऊर्जा और आंतरिक शक्ति से ही उत्पन्न होगा, जिनमें आंतरिक चेतना, आंतरिक ऊर्जा सशक्त होगी, उसकी नेतृत्व क्षमता भी अद्भुत होगी। इसलिए आज बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर हमें तकनीकी का उपयोग करना चाहिए, लेकिन तकनीकी उपयोग के साथ साथ हमारे नौजवानों के अंदर जो भारत का मूल स्वभाव है, भारत के मूल स्वभाव को हम साथ लेकर हमारे चिंतन, सोच, संस्कृति, ज्ञान, आध्यात्मिक, वह हमारा हिस्सा होना चाहिए। और इसीलिए तो हम कहते हैं कि दुनिया के अंदर हर चुनौतियों का समाधान करने के लिए भारत क्यों सक्षम है। हम भौतिक संसाधनों से कम है, आर्थिक संसाधनों से भी कई विकसित देशों में कमी है, लेकिन हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता, उनकी आंतरिक ऊर्जा, उनका ज्ञान, सोच, चिंतन, आध्यात्मिक, ये ऐसे गुण हैं जिसके कारण हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता अद्भुत है,
उनकी कौशल और कुशलता भी अद्भुत है। उनका चिंतन, उनका नया सोच, नया रिसर्च, नया इनोवेशन करने की अद्भुत क्षमता है। और इसीलिए आने वाले समय के अंदर हमारे नौजवानों की अद्भुत बौद्धिक क्षमता के कारण हम नेतृत्व कर पाएंगे। इसलिए हमारे जीवन में हमेशा लीडरशिप, हमारी नेतृत्व क्षमता को डेवलप करने का प्रयास हमें करना चाहिए। मुझे खुशी है विश्वविद्यालय ने एक नए सब्जेक्ट को दिया है। ये केवल राजनीति के अंदर कई बार लोग लीडरशिप का मतलब राजनीति के छोटे दायरे को मान लेते हैं। जीवन के हर कदम पर, हर निर्णय फैसले लेने में आपकी नेतृत्व क्षमता हमेशा आपको नई ऊर्जा, नई ताकत, नई सोच देगी। इसलिए व्यक्ति के जीवन में लीडरशिप, नेतृत्व करने की क्षमता अद्भुत होनी चाहिए। हमारी संवेदना, हमारा ज्ञान, संवेदना के साथ सहयोगपूर्ण तरीके से साथ मिलना। और इसीलिए दुनिया के अंदर हमने चर्चा, संवाद, डिबेट, इनसे रास्ते निकालते गए। ये बात सही सीपी जोशी साहब ने कहा कि चिंता हमारे लिए है कि संसदीय लोकतंत्र से बेहतर शासन चलाने की कोई सर्वश्रेष्ठ पद्धति नहीं है। दुनिया ने भी अभी माना है कि शासन चलाने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है तो संसदीय लोकतंत्र है। और इसीलिए संसदीय लोकतंत्र के अंदर जितनी चर्चा होगी, जितनी डिबेट होगी, कानून बनाने समय, नीतियां बनाते समय, उनकी समीक्षा करते समय, जितनी आलोचना, सही नीतिगत निर्णय पर डिबेट, सहमति, असहमति, वह हमारे लोकतंत्र को मजबूत करती रहेगी। और उसके लिए विधानसभा, लोकसभा की संस्थाएं हैं, वह जितनी सशक्त होगी, जितनी मजबूत होगी, उतना ही हमारा संसदीय लोकतंत्र मजबूत होगा। और यह हमारी हमेशा चिंता का विषय रहता है। हम हमारे काम को करते रहते हैं। हम लगातार इस प्रयास में हैं कि हम संसदीय लोकतंत्र को एक सशक्त और मजबूत कर सके। आने वाले जनप्रतिनिधियों के अंदर नेतृत्व क्षमता, उनके सोच, चिंतन, लोगों के विचारों को ठीक से सदनों में रखना, इसके लिए हम प्रयास करते रहते हैं कि वह जनता से जुड़े हुए, उनको जितना अनुभव होता है उस अनुभव का लाभ देश को मिले, राज्यों को मिले और उससे बेहतर नीतियां बने और उन नीतियों से जीवन में परिवर्तन आए। और इसीलिए इस 75 वर्ष की लोकतंत्र यात्रा में जितने कानून, नीतियां बनी, उनमें कहीं कहीं ये परिप्रेक्ष्य था कि भारत के अंदर इन नीतियों, कानून बनाने से लोगों के जीवन में परिवर्तन करना, उनको अधिकार देना, पारदर्शिता लाना और शासन की जवाबदेही तय करना। और हमारे संविधान का हमेशा, जितना आप संविधान पढ़ोगे, उसमें कहीं ना कहीं सारा निचोड़ यही है कि हम एक पारदर्शी शासन के साथ, जवाबदेही शासन के साथ हमारी कार्यपालिका हो और कार्यपालिका की जवाबदेही विधायिका के प्रति हो। और इसीलिए आज मुझे खुशी है कि आपने इस कार्यक्रम को रखा है और मुझे आशा है कि आप परस्पर सहयोग से, वार्ता से, चर्चा से, संवाद से, सहयोग की भावना से, संवेदना के साथ अपने मानवीय जीवन में हमेशा संवेदना रखेंगे। समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को कैसे परिवर्तन किया जा सकता है, कैसे हम सामूहिक संस्कृति से, सहयोग की संस्कृति से समाज जीवन में क्या परिवर्तन कर सकते हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी है। देश का नौजवान जब विचार करने लगा, मेरी कुछ न कुछ जिम्मेदारी समाज के प्रति, देश के प्रति है, मेरी ड्यूटीज है
मैं जो काम कर रहा हूं, पढ़ाई कर रहा हूं, पढ़ाई के बाद रिसर्च कर रहा हूं, इनोवेशन चिंतन कर रहा हूं, उसमें कहीं ना कहीं देश का विचार होना चाहिए। हमारी हर कार्य संस्कृति के अंदर जब देश हमारे बीच में होगा, राष्ट्र हमारे बीच में होगा, समाज का अंतिम व्यक्ति हमारे बीच में होगा, तो निश्चित रूप से हम बहुत जल्दी परिवर्तन ला सकते हैं। और ये परिवर्तन हम देख रहे हैं दुनिया के अंदर कि किस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने नेतृत्व क्षमता से दुनिया के अंदर भारत की शक्ति, सम्मान, ताकत को बढ़ाया है। हमारे नौजवानों के सामर्थ्य का उपयोग किया है और आज भारत नेतृत्व की क्षमता की ओर, हर दिशा की ओर बढ़ रहा है। हर आपदा, चुनौतियों का मुकाबला और उसका समाधान भारत से निकल रहा है। ये ताकत हमारे 140 करोड़ जनता की है और इसीलिए हम कहते हैं कि आने वाले समय के अंदर भारत नेतृत्व करेगा तो उसकी नेतृत्व करने की अगर सबसे बड़ी ताकत है तो हमारे नौजवान हैं, उनकी सामर्थ्य है, उनकी ऊर्जा है, उनका सोच है, उनका चिंतन है। और यही हमारा आज का महत्वपूर्ण पहलू होना चाहिए कि हमें भारत को परिवर्तन करने में योगदान करना है। नए भारत में मेरा ही योगदान होना चाहिए। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय, आपने बहुत ही सरल शब्दों में यह समझाया कि हम किस प्रकार विचारों की अभिव्यक्ति, लोकतंत्र, आंतरिक ऊर्जा, ज्ञान, भौतिक क्षमता, चिंतन, भारत के मूल स्वभाव, मानवीय संवेदना एवं सहयोग की संस्कृति के माध्यम से भावी पीढ़ी को न केवल व्यक्तिगत रूप से सशक्त कर सकते हैं बल्कि नेतृत्व हेतु सशक्त बनाकर भारत को समृद्ध एवं सतत राष्ट्र के रूप में उभार सकते हैं। आपको सुनना हम सभी के लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। कोटि कोटि धन्यवाद। Now, I would like to invite Honorable Vice Chancellor of the University, Professor I.V. Trivedi sir, to deliver his presidential address. लीडरशिप कॉन्क्लेव 2023 MHRD डिपार्टमेंट और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय ओम बिरला जी, अध्यक्ष लोकसभा। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हमारे विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र श्रद्धेय सीपी जोशी साहब, महाविद्यालय के डीन प्रोफेसर पीके सिंह, कार्यक्रम की डायरेक्टर मैडम मंजू बागमार, इस सारे कार्यक्रम के कर्ता धर्ता किंग पिन डॉक्टर देवेंद्र श्रीमाली, इस हॉल में उपस्थित सभी मेरे डीन, डायरेक्टर्स, प्रोफेसर्स, फैकल्टी मेंबर्स, उदयपुर से पधारे सभी गणमान्य नागरिकों, प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से और विश्वविद्यालय की ओर से उन दोनों महान महानुभावों का जो आज देश के संवैधानिक पद पर आसीन हैं, उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमें गर्व है कि एक व्यक्ति राजस्थान का लोकसभा में हमारे राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहा है और दूसरा व्यक्ति राजस्थान विधानसभा में हमारे विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र प्रतिनिधित्व कर रहा है। और इन दोनों की परफॉर्मेंस आप दोनों से छिपी हुई नहीं है। आप दोनों की परफॉर्मेंस को सुन करके हमारा सीना गर्व से फूल जाता है कि यह छात्र, यह व्यक्ति हमारे राजस्थान के हैं और उस हम्बल फैमिली से हैं जिन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है। मैं विश्वविद्यालय की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपने बहुत ही सुंदर व्याख्यान दोनों ने किया और आपने बताया कि किस प्रकार से राजनीति में आगे बढ़ा जाता है और राजनीति के क्या आवश्यक आयाम हैं। इन दोनों व्यक्तियों को सुन करके निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि आज छात्रों को बहुत बड़ा संदेश मिला होगा। मेरा यह सौभाग्य रहा कि मैं सीपी जोशी साहब के साथ छात्र जीवन से जुड़ा रहा। लीडरशिप के क्या ट्रेड्स होते हैं, चाहे कम्युनिकेशन हो, चाहे धैर्य हो, चाहे और अन्य करेज की बात हो। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो व्यक्ति एक वोट से हारने के बाद यह परसेप्शन था, मेरा यह नहीं कहना है कि वो मुख्यमंत्री बनने वाला हो, वह व्यक्ति मुझे फोन करके कहे कि कर विश्वविद्यालय मुझे ज्वाइन करना है, मैं चुनाव हार चुका हूं, मेरे पैरों से जमीन खिसक गई
लेकिन ये पेशेंस शो करता है। और उस समय भी उन्होंने इस बात को कहा कि मैं बाउंस करूंगा वापस। ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो लीडरशिप का ट्रेट है, यह जो क्वालिटी है, ये बच्चों आप लोगों को सीखनी चाहिए। मेरा ये सौभाग्य रहा कि मैं करीब 10 वर्ष से कुलपति का कार्य कर रहा हूं। शायद मेरा ये अंतिम फंक्शन है। छात्रों में ये आपसे बताना चाहता हूं कि मैं छात्र जीवन से नेताओं को देखता हूं कि आप जो थे, मास जो था वो आपको फॉलो करता था। आज मैं छात्रों को देखता हूं कि नेता जो है वो मास के पीछे भगता है, छात्रों के पीछे भगता है। होता है ये समस्या लेकर के आते हैं कि नंबर बढ़ाए जाएं, परीक्षा आगे की जाए। यही एक प्रकार की कॉमन समस्या होती है जिसको लड़का लेकर के आता है। फ्यूचर के नेता की हम बात कर रहे हैं, उस फ्यूचर नेता को क्या होना चाहिए वो आप लोगों को इनसे सीखना चाहिए। किस प्रकार से आपको जो समय की मांग है उस मांग के अनुरूप लीडरशिप चेंज होनी चाहिए। क्या आपने कभी कल्पना की थी कि 1,75,000 जो प्रोडक्ट मशीन के जो ग्राहक थे, कर्मचारी थे, वो आज फेल हो चुकी है। चाहे आपका बजाज स्कूटर हो, चाहे आपका HMT हो, चाहे राजदूत स्कूटर हो, आज उनकी क्या स्थिति है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि कुछ समय बाद वकील इरिलेवेंट हो जाएंगे, 90% वकील इरिलेवेंट हो जाएंगे, न्यूज़पेपर इरिलेवेंट हो जाएगा। अभी हम देख रहे हैं कि सारे व्हाट्सएप के माध्यम से फोटोग्राफी हो रही है। तो ये चेंज है वो आप नई जनरेशन को देखने की आवश्यकता है कि क्या चेंज होने वाले हैं और किस प्रकार से हमको इसके संबंध में आगे बढ़ना चाहिए। बहुत अधिक परिवर्तन हो रहे हैं। उन परिवर्तनों के संबंध में मेरी नई पीढ़ी से यही आह्वान करना चाहता हूं कि समय के साथ यदि आप नहीं बदले तो समय आपको कभी माफ नहीं करेगा। आपने यदि उनके लिए एग्जाम्पल सेट नहीं किया तो आने वाली जनरेशन आपको कभी माफ नहीं करेगी। ए लीडर इज ए डीलर इन होप। लीडर का मतलब ये होता है कि वो होप जनरेट कर सके, और लीडरशिप का मतलब ये होता है कि जो समाज का विजन है, जो देश का विजन है, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करे। सही माने में वो लीडर हो सकता है। तो मैं इन दोनों व्यक्तियों का जो स्कोप है, ये दोनों व्यक्तियों की जो प्रतिभा है, वह प्रतिभा निश्चित तौर पर इस बात को हमें इंगित करती है कि हम किस प्रकार से लोगों का जो विजन है उसको रियलिटी में चेंज कर सकता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जब तक आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होगी, आप फर्स्ट डिवीजन लेकर के आ जाएं, जब तक आपकी मार्केट में वैल्यू नहीं होगी, जब आपके अपना खुद का मूल्यांकन नहीं होगा, तब तक सही माने में आप बाजार में, मार्केट में आप सफल नहीं हो पाएंगे। मैं एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।